नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं और कौन सी योजनाओं को मंजूरी मिली है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। आइए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति को मंजूरी के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास के हित में कई फैसले लिए गए हैं। इसी के साथ राज्य के 4 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा है कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण किया गया है। इसमें एससी, एसटी सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नए सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कर्मचारियों के प्रमोशन से पद खाली होंगे, जिसके बाद राज्य सरकार भर्ती निकालेगी। इससे नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव। एससी एसटी कर्मियों का मेरिट आधार पर होगा प्रमोशन। न्यूनतम अंक वाले सीनियर कर्मचारी होंगे पात्र। पदोन्नति समिति को दिया चयन का अधिकार। आंशिक सेवा को भी माना जाएगा पूर्ण सेवा। चतुर्थ श्रेणी के लिए नहीं होगी अंक व्यवस्था। पदोन्नति होने पर दी जाएगी वरिष्ठता। पदोन्नति के दिन योग्य को देंगे लाभ। 459 नए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। मूंग और उड़द की खरीदी एमएसपी पर होगी। बिजली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ की स्वीकृति। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 1250 रुपए के साथ 250 रुपए अतिरिक्त। भोपाल में सितंबर अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर जिले में करेंगे कार्यक्रम। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए रतलाम में होगी समिट। लुधियाना में 7 जुलाई को एमएसएमई पर इंटरएक्टिव सेशन होगा। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवकों की उपयुक्तता निर्धारण करने का अधिकार। वर्ष में 1 भाग की सेवा भी लिखी गई तो उसे पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। वर्ष में 6 माह की गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है तो उसे पूर्ण वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की 6 महीने की भी सीआर है तो उसे पूरे वर्ष का माना जाएगा। यदि गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी पदोन्नति रुकती है तो उससे पदोन्नति प्राप्त होने पर पूरी वरिष्ठता दी जाएगी। वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाने का प्रावधान किया गया है। अर्थात अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी अब प्रारंभ हो गए हैं। पदोन्नति के सूत्र में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोकसेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोकसेवक पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी के लोकसेवकों के लिए मेरिट कम सीनियरिटी के प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के सूत्र में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाना लक्षित है। पदोन्नति के लिए अपात्रता का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। किन परिस्थितियों में कोई लोक सेवक अपात्र होगा एवं दंड का क्या प्रभाव होगा, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कई बार हम लिफाफे में बंद करके उसके प्रमोशन को रोक देते हैं, तो कौन कौन से कारणों से लिफाफे बंद होंगे, इसको हमने बहुत स्पष्ट किया है। किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति के संदर्भ में निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु एक रिव्यू डीपीसी की बैठक आयोजित किए जाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। नवीन पदोन्नति नियमों में परिभ्रमण की व्यवस्था समाप्त की गई है, जिससे पदोन्नति हेतु अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवक की उपयुक्तता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी के लिए अंक व्यवस्था नहीं होगी। केवल पदोन्नति के लिए उपयुक्त होने पर पदोन्नति प्राप्त की जा सकेगी। रिक्त पद सर्जित होंगे ताकि प्रशासन में सुधार एवं कार्यदक्षता बढ़ेगी। यह आज का बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए है और लोगों के नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे।
एक और महत्वपूर्ण निर्णय आज सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में पीएम जनमन कार्यक्रम हेतु 459 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 459 आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 449 एवं आंगनवाड़ी सहायिका के 459 पद तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के परीक्षक हेतु पर्यवेक्षक के 26 पद, नियमित शासकीय सेवक पद मतलब 25,000, 380,500 के सृजन की स्वीकृति दी जाती है। मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कंपनी द्वारा वित्तीय 25-26 में प्रचलित निर्माणाधीन पूंजीगत योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। आज कुल मिलाकर 5,163 करोड़ बिजली के ट्रांसमिशन में के सुधार हेतु 5,163 ये इतने पैसों की स्वीकृति दी गई है। क्वालिटी विद्युत लोगों को मिले, इस दिशा में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है ये, और मुझे लगता है कि इससे लोगों को जो बीच बीच में कभी कभी हम देखते हैं कि बिजली ड्रॉप हो जाती है, वह ड्रॉप होने से बचेंगे। निश्चित रूप से इससे उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एमपी के कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। वहीं बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में लिए गए फैसलों से नई भर्ती के दरवाजे खुल जाएंगे। इसके साथ ही किन हालातों में लोक सेवक अपात्र होगा, इसे भी स्पष्ट किया गया है। फैसले के पुनर्विलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था की गई है। प्रमोशन कमेटी को सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की उपयोगिता तय करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि साल 2016 से 2025 के बीच पदोन्नति दिए जाने को लेकर सरकार के फॉर्मूले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारियों के मामले में भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें, साल 2016 में पुलिस विभाग में कोई सब इंस्पेक्टर के पद पर काम कर रहा है तो 2025 से पहले अगर उसका प्रमोशन होता है तो वह निरीक्षक बनता है। अब होने वाली पदोन्नति में उसे डीपीसी बनाया गया है। अब होने वाली पदोन्नति में उसे डीएसपी बनाया जाता है, लेकिन सरकार के फॉर्मूले में इस पर फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप की योजना शुरू की है। किसान अपनी बिजली बनाए, उपयोग करे और उनकी जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेगी। आज के समय में, अब आने वाले समय में अपने बिजली के कनेक्शन जो 7,500 रुपए लगते किसान भाइयों बहनों, हम आपको सोलर पंप दिलवाएंगे नॉमिनल कीमत पर और बिजली के बिल से छुट्टी करवाएंगे। कोई बिजली का बिल भरने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। अपनी बिजली, अपना सोलर पंप, अपने खेत में मकान हो तो मकान पे जलाओ, अगर पंप चलाना हो तो पंप चलाओ। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, जितने प्रकार के पंप हैं आपके, सारे बिजली के झंझट से मुक्ति दिला करके किसान भाई बहनों को सोलर पंप 3 साल में 32 लाख के कनेक्शन देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में कैन बेतवा लिंक, पार्वती काली सिंध चंबल और तापी मेगा रिचार्ज परियोजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पहले मध्य प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई होती थी, अभी 55 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो रही है। अगले 5 साल में हम प्रदेश का सिंचाई रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि एमपी कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, साथ ही इसके सियासी समीकरण क्या निकलेंगे। सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नीति मंजूर। इसके फायदे, लंबे समय से पदोन्नति रुकी हुई थी जिससे कर्मचारियों में असंतोष था। यह निर्णय उनके मनोबल को बढ़ाएगा। सरकार ने SC/ST वर्ग को आरक्षण के साथ पदोन्नति देने का फैसला किया है, जिससे सामाजिक प्रतिनिधित्व को मजबूती मिलेगी। नई भर्ती के जरिए युवा बेरोजगारों के लिए अवसर खुलेंगे। इसके नुकसान, आरक्षण बनाम मेरिट पर बहस फिर से तेज हो सकती है। सामान्य वर्ग के कर्मचारी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पदोन्नति और भर्ती से सिस्टम पर कार्यभार बढ़ेगा।
गुणवत्ता पर असर संभव है। इसके सियासी समीकरण कर्मचारियों को साधने की कोशिश, खासकर चुनावी साल में SC, ST और OBC वर्ग को लुभाने की रणनीति। ये वर्ग राज्य की बड़ी आबादी है और चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कर्मचारी संघों को संतुष्ट कर संगठनात्मक विरोध को शांत करना। 459 नए आंगनबाड़ी केंद्र, PM जनमन योजना। फायदे: बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा को नई ताकत मिलेगी। स्थानीय महिलाओं को सहायिका और कार्यकर्ताओं की नौकरी मिलेगी, जिससे महिला सशक्तिकरण होगा। दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। नुकसान: आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाने से जमीनी क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण होगा। निगरानी और गुणवत्ता की गारंटी नहीं है। पिछली योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सियासी समीकरण: महिला वोट बैंक को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विकास के जरिए विश्वास बहाल करने की कोशिश है। केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से डबल इंजन सरकार की छवि मजबूत करने की रणनीति है। पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार। फायदे: भविष्य में बिजली कटौती की समस्या में राहत मिलने की संभावना है। सिंहस्थ 2028 जैसे आयोजनों में बेहतर पावर बैकअप मिलेगा। राज्य के औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। नुकसान: इस योजना में कई साल लगेंगे। चुनाव से पहले इसका असर दिखना मुश्किल है। ठेके और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की आशंका है। सियासी समीकरण: धार्मिक आयोजनों की आड़ में हिंदू वोट बैंक को ध्यान में रखकर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की रणनीति है। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रभावी उपस्थिति बनाने का प्रयास है। MSP पर मूंग और उड़द की खरीदी। फायदे: किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। फसल का समय पर समर्थन मूल्य पर खरीदी से आर्थिक राहत संभव है। दलालों की भूमिका सीमित होने की उम्मीद है। नुकसान: सरकारी खरीद में देरी या भुगतान रुकने से किसान आंदोलन कर सकते हैं। जिन जिलों को योजना में शामिल नहीं किया गया है, वहां नाराजगी संभव है। सियासी समीकरण: किसान वर्ग, खासकर पिछड़े और दलित किसानों को साधने की कोशिश है। किसानों की नाराजगी को दूर करने और ग्रामीण इलाकों में पकड़ मजबूत करने की रणनीति है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल। फायदे: औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सस्ता आवास मिलेगा। महिला सशक्तिकरण और रोजगार में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। श्रमिक वर्ग की महिलाओं के लिए राहत होगी। नुकसान: सीमित संख्या पूरे राज्य में जरूरत के मुकाबले बेहद कम है। संचालन में निजी कंपनियों को शामिल करने का पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। सियासी समीकरण: महिलाओं को लक्षित कर विशेष रूप से युवा और मध्यम वर्ग को संदेश देना। औद्योगिक इलाकों की सीटों पर वोट को प्रभावित करने की रणनीति है। मजरा टोला सड़क योजना। फायदे: दूरस्थ ग्रामीण इलाकों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने से सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार जैसी मूलभूत सुविधाएं गांवों तक पहुंचेंगी। स्थानीय निर्माण कार्य से रोजगार भी मिलेगा। नुकसान: समय पर परियोजना पूरी नहीं होने की पुरानी समस्या फिर उभर सकती है। निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की आशंका है। सियासी समीकरण: मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर खुद की जनजातीय पृष्ठभूमि से जुड़ाव दिखाना चाहते हैं। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। डिप्टी CM अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 4 में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पंजीकृत बीज उत्पादन किसानों से क्रय किया जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच उत्पादन करने वाले संगठन और एजेंसियों के चयनित संस्थाओं द्वारा न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था से किया जाएगा। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले। DA महंगाई भत्ता में वृद्धि पर विचार। शहीद ASP आकाश गिरपुंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति। मैदान में खरीफ और किसानों के हित के फैसले। नई ट्रांसफर नीति 2025 को मंजूरी। ग्राम पंचायतों के नामों में बदलाव। संस्कृति और खेल क्रीड़ा को बढ़ावा। छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 को मंजूरी। युवा रत्न सम्मान योजना शुरू। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का अनुमोदन। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति
के 5 विभिन्न उपजातियों को तकनीकी कारणों से उस वर्ग के मिलने वाली सुविधाओं से जो वंचित थे, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए डिहारी कोरवा, बघेल छत्री, संसारी उराव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राजमद से राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने का ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया। आज की मंत्रिपरिषद में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो सोलर प्लांट की क्षमता यानी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक के आधार पर अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए 1 किलोवाट प्लांट के लिए कुल 45,000 रुपये की सहायता, जिसमें 30,000 केंद्रीय और 15,000 राज्य की ओर से सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 जून को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मानसून सत्र से पहले हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। इसके बाद विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली कतिपय सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिहारी, कोरबा, बघेल, क्षत्रिय, संसारी, उराव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृति सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं के आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। साथ ही स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। जो सोलर प्लांट की क्षमता 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक के आधार पर अलग अलग होगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने राज्य में वन्यजीव खासकर बाघों के संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन करने का निर्णय लिया है। यह सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी। मध्य प्रदेश में यह 1996 से संचालित है। इसका मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही बाघों की आबादी को बचाना है। यह संस्था स्ववित्त पोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। त्रिपरिषद द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवाएं छत्तीसगढ़ विश्वास को रामकृष्ण मिशन आश्रम
नारायणपुर में अंतर्भूत मर्ज करने का अनुमोदन किया गया है। वहीं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील के अंतर्गत बैलगांव में राजगामी संपदा की 94.20 हेक्टेयर भूमि में 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जशपुर जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा हर्बल, महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद जसप्योर ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादकों को व्यापार बाजार उपलब्ध करने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ब्रांड हस्तांतरण से एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। ट्रेडमार्क हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 की कंडिका 13 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य, महिला या पुरुष को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला संभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, साथ ही इसके सियासी समीकरण क्या निकलेंगे। डीए महंगाई भत्ता में वृद्धि पर विचार। फायदे, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा आर्थिक लाभ होगा, महंगाई से राहत मिलेगी, उपभोक्ता व्यय में वृद्धि से बाजार को बल मिलेगा। नुकसान, राजकोष पर भारी वित्तीय भार पड़ेगा। अगर राज्य की राजस्व स्थिति कमजोर है तो अन्य योजनाओं पर असर संभव है। सियासी समीकरण, कर्मचारी वर्ग बड़ी संख्या में मतदाता को साधने की कोशिश करेगा। कांग्रेस कार्यकाल में लंबित मांगों की पूर्ति का हवाला देकर बीजेपी खुद को कर्मचारियों की हितैषी दिखा सकती है। शहीद ASP आकाश गिरिपुंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति। फायदे, शहीद परिवारों को न्याय और संवेदनशील प्रशासन का संदेश मिलेगा, पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा। नुकसान, इस तरह की नियुक्तियां कभी कभी अन्य योग्य अभ्यर्थियों में असंतोष का कारण बन सकती हैं। सियासी समीकरण, बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है। स्थानीय और सुरक्षा बल के वोट बैंक में किसानों के हित के फैसले। फायदे, बीज, खाद, समर्थन मूल्य, सिंचाई आदि से किसानों को राहत मिलेगी। मानसून पूर्व तैयारियों से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। नुकसान, यदि समय पर वितरण नहीं हुआ या अफसरशाही हावी रही तो लाभ सीमित रह सकता है। सियासी समीकरण, ग्रामीण और कृषक वर्ग को साधने की रणनीति, खरीफ से पहले भरोसा जीतने की कोशिश, खेती के साथ किसान के साथ वाला संदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठकों ने यह संकेत दे दिया है कि सरकारें अब प्रशासनिक मजबूती के साथ साथ सामाजिक सरोकारों पर भी फोकस कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में जहां शहीदों के परिवारों को सम्मान देने, बाघ संरक्षण और सौर ऊर्जा जैसी दीर्घकालिक योजनाओं का ध्यान दिया गया है, वहीं मध्य प्रदेश में प्रमोशन नीति से लेकर आंगनबाड़ी विस्तार और ऊर्जा ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर फैसले लिए गए हैं। आखिरकार कैबिनेट की फाइलों से निकले ये फैसले तभी सार्थक माने जाएंगे जब इनका लाभ आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक ईमानदारी से पहुंचेगा। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।